कक्षा 11वीं के समस्त विद्यार्थियों को हिंदी पठन पाठन की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं आपके सम्मुख सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रचित वे आँखें शीर्षक कविता पाठ को लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ, जिसके माध्यम से कक्षा 11वीं के विद्यार्थी इस कविता पाठ का वाचन एवं भावार्थ भली भांति समझ सकेंगे। कविता शीर्षक वे आँखें सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रचित किसानों की दुर्दशा के चित्रण पर आधारित है। कवि परिचय की ओर। कविता के लिए चित्र भाषा की आवश्यकता पड़ती है। उसके शब्द सस्वर होने चाहिए जो बोलते हों सेब की तरह, जिनके रस की मधुर लालिमा भीतर न समा सकने के कारण बाहर झलक पड़े। यह पंक्ति है पल्लव की। जीवन परिचय की ओर। सुमित्रा नंदन पंत जी का मूल नाम गोसाई दत्त था। इनका जन्म सन 1900 कौसानी जिला अल्मोड़ा उत्तरांचल में हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाएं वीणा, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, युगवाणी, ग्राम्या, चिदंबरा, उत्तरा, स्वर्ण किरण, कला और बूढ़ा चाँद, लोकायतन आदि हैं। प्रमुख सम्मान भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार, पद्म भूषण पुरस्कार आदि से इन्हें अलंकृत किया गया। सन 1977 में इनकी मृत्यु हुई। छायावाद के महत्वपूर्ण स्तंभ सुमित्रा नंदन पंत प्रकृति के चितेरे कवि हैं। हिंदी कविता में प्रकृति को पहली बार प्रमुख विषय बनाने का काम पंत ही ने किया। उनकी कविता प्रकृति और मनुष्य के अंतरंग संबंधों का दस्तावेज है। इनकी प्रारंभिक शिक्षा कौसानी के गांव में तथा उच्च शिक्षा बनारस और इलाहाबाद में हुई। युवावस्था तक पहुंचते पहुंचते महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन से प्रभावित होकर पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी। उसके बाद स्वतंत्र लेखन करते रहे। प्रकृति के अद्भुत चित्रकार पंत का मिजाज कविता में बदलाव का पक्षधर रहा है। शुरुआती दौर में छायावादी कविताएं लिखीं। पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश इन्हें जादू की तरह आकृष्ट कर रहा था। बाद में चलकर प्रगतिशील दौर में ताज और वे आँखें जैसी कविताएं भी लिखीं। इसके साथ ही महर्षि अरविंद के मानववाद से प्रभावित होकर मानव तुम सबसे सुंदरतम जैसी पंक्तियां भी लिखते रहे। उन्होंने नाटक, कहानी, आत्मकथा, उपन्यास और आलोचना के क्षेत्र में भी काम किया है। रूपाब नामक पत्रिका का संपादन भी किया, जिसमें प्रगतिवादी साहित्य पर विस्तार से विचार विमर्श होता था। पंत जी भाषा के प्रति बहुत सचेत थे। इनकी रचनाओं में प्रकृति की जादूगरी जिस भाषा में अभिव्यक्त हुई है, उसे स्वयं पंत चित्र भाषा, बिंबात्मक भाषा की संज्ञा देते हैं। ब्रिजभाषा और खड़ी बोली के विवाद में उन्होंने खड़ी बोली का पक्ष लिया और पल्लव की भूमिका में विस्तार से खड़ी बोली का समर्थन किया। प्रस्तुत कविता वे आँखें पंत जी के प्रगतिशील दौर की कविता है। इसमें विकास की विरोधाभासी अवधारणाओं पर करारा प्रहार किया गया है। युग युग से शोषण के शिकार किसान का जीवन कवि को आहत करता है। दुखद बात यह है कि स्वाधीन भारत में भी किसानों को केंद्र में रखकर व्यवस्था के निर्णायक हस्तक्षेप नहीं किया। कविता ऐसे ही दुष्चक्र में फंसे किसानों के व्यक्तिगत एवं पारिवारिक दुखों की परतों को खोलती है और स्पष्ट रूप से विभाजित समाज की वर्गीय चेतना का खाका प्रस्तुत करती है। चलते हैं
शब्दों अर्थों की ओर। सरीखी, समान, दारुण, घोर, निर्दय, कठोर। चितवन, दृष्टि। बेदखल, हिस्सेदारी से अलग करना। कारकुन, जमींदारों के कारिंदे। कुर्क, नीलामी। बर्धों, बैलों। घरनी, घरवाली। चलते हैं कविता वाचन की ओर। उसके बाद हम भावार्थ पर प्रकाश डालेंगे। वे आँखें, अंधकार की गुहा सरीखी, उन आँखों से डरता है मन। भरा दूर तक उनमें दारुण, दैन्य दुख का नीरव रोदन। वह स्वाधीन किसान रहा, अभिमान भरा आँखों में इसका। छोड़ उसे मझधार आज, संसार कगार सदृश बह खिसका। पुनः, अंधकार की गुहा सरीखी, उन आँखों से डरता है मन। दूर भरा दूर तक उनमें दारुण, दैन्य दुख का नीरव रोदन। वह स्वाधीन किसान रहा, अभिमान भरा आँखों में इसका। छोड़ उसे मझधार आज, संसार कगार सदृश बह खिसका। लहराते वे खेत दृगों में, हुआ बेदखल अब जिनसे। हंसती थी उसके जीवन की हरियाली, जिनके तृण से। आँखों में ही घूमा करता वह उसकी आँखों का तारा। कारकुनों की लाठी से जो गया जवानी ही में मारा। लहराते वे खेत दृगों में, हुआ बेदखल अब जिनसे। हंसती थी उसके जीवन की हरियाली, जिनके तृण से। आँखों ही में घूमा करता वह उसकी आँखों का तारा। कारकुनों की लाठी से जो गया जवानी ही में मारा। उजरी उसके सिवा किसे का पास दुहाने आने देती। आँखों में नाचा करती, उजड़ गई जो सुखी खेती। बिना दवा दर्पण के घरनी स्वर्ग चली आँखें आती भर। देख देख के बिना दूध मुही, बिटिया 2 दिन बाद गई मर। उजरी उसके सिवा किसे कब पास दुहाने आने देती। आँखों में नाचा करती, उजड़ गई जो दुख सुख की खेती। बिना दवा दर्पण के घरनी स्वर्ग चली आँखें आती भर। देख रेख के बिना दूध मुही, बिटिया 2 दिन बाद गई मर। घर में विधवा रही पतोहू लक्ष्मी थी, यद्यपि प्रतिघातन पकड़ मगाया कोतवाल ने। डूब कुएं में मरी एक दिन, खैर पैर की जूती जोरू न सही एक दूसरी आती। पर जवान लड़के की शुद्ध कर सांप लौटते फटती छाती। घर में विधवा रही पतोहू लक्ष्मी थी, यद्यपि प्रतिघातिन पकड़ मगाया कोतवाल ने। डूब कुएं में मरी एक दिन, खैर पैर की जूती जोरू न सही एक दूसरी आती। पर जवान लड़के की शुद्ध कर सांप लौटते फटती छाती। पिछले सुख की स्मृति आँखों में क्षण एक चमक है लाती। तुरंत शून्य में गढ़ वह चितवन, तीखी नोक सदृश बन जाती। पिछले सुख की स्मृति आँखों में क्षण भर एक चमक है लाती। तुरंत शून्य में गढ़ वह चितवन, तीखी नोक सदृश बन जाती। आपने वाचन पर ध्यान दिया होगा। अब हम चलते हैं वाचन और शब्दार्थ की ओर। अंधकार की गुहा सरीखी, उन आँखों से डरता है मन। भरा दूर तक उनमें दारुण, दैन्य दुख का नीरव रोदन। अंधकार की गुहा सरीखी। कवि सुमित्रानंद पंत जी कहते हैं कि जिस प्रकार से अंधकार की गुफा होती है, गुफा सरीखी की समान तुलना की गई है अंधकार गुफा से, जो है किसान की आँखों से। उपमा अलंकार। जिस प्रकार से अंधकार गुफा होती है, उसी तरह से किसान की आँखें भी मुझे एक अंधेरी गुफा से कम नहीं लगती। जिस प्रकार से गुफा के भीतर झांकने से भय लगता है, उसी प्रकार एक किसान की आँखों में देखने से भी डर लगता है। भरा दूर तक उनमें दारुण, क्योंकि उन आँखों में निराशा, शोषण, पीड़ा और रुदन के सिवाय कुछ भी नहीं है। ये भीतर धसी हुई हैं, इनमें दैन्य दुख का भरण।
दैन्य दुख का नीरव रोदन, इनमें भयानक गरीबी का दुख और उनका चुपचाप गरीबी सहते जाना समाया हुआ है। ये मौन रोदन करती सी जान पड़ती हैं। नीरव माने मौन। कि ना यहाँ कवि ने किसान की निराशा भरी आंखों का मार्मिक चित्रण किया है, जिनमें किसान की दुर्दशा अभिव्यक्त हो रही है। अंधकार की गुहा सरीखी, इन्हें सुंदर उपमा दी गई है। दारुण दैन्य दुख और नीरव रोदन में अनुप्रास अलंकार है। वह स्वाधीन किसान रहा, अभिमान भरा आँखों में इसका, छोड़ उसे मझधार आज संसार कगार सदृश बसता। कवि कह रहे हैं कि वह किसान कभी स्वतंत्र था, स्वावलंबी था। उसके पास अपना कहने के लिए खेती बाड़ी परिवार सब कुछ था, जिसका उसको क्या था, स्वाभिमान था। छोड़ उसे मझधार आज, ऐसा लगता है कि वह उसे छोड़ कर के, बीच में छोड़ कर के वह सारा सुख उससे दूर चला गया था। ऐसा लगता है उसका स्वाभिमान उसे छोड़कर उससे विलीन हो गया है, जैसे कि कोई रेतीला किनारा टूटकर नदी के प्रवाह में बह जाता है। आशय यह है कि आज के समय में हमारे किसान की दशा ठीक नहीं है। आज उसका जीवन स्वाभिमान शून्य है। पहली पंक्तियों में किसान के उज्जवल अतीत और निराश वर्तमान का चित्रण किया गया है। कवि ने सांसारिकों का दारुण व्यवहार, हृदयहीनता और दुख के पर्याय की पहचान दी है। कगार सदृश में उपमा अलंकार है। स्वाधीन किसान संसार कगार में अनुप्रास अलंकार है। चलते हैं अग्रिम पदों की ओर। लहराते हुए खेत दृगों में हुआ बेदखल अब जिनसे हंसती थी उसके जीवन की हरियाली जिनके तन तन से। कवि पुनः कहते हैं कि कभी उस किसान की आंखों में आज भी वे लहलहाते खेत झूम उठते हैं, जिनसे उसे अब बेदखल कर दिया गया है। बेदखल करना, सूदखोर सेठों ने जो है उसे ऋण के बदले उसकी सारी खेती क्या है, हथिया ली है। आपने देखा होगा कई फिल्मों के माध्यम से भी आपको यह सच्चाई दिखाई देती है कि जो साहूकार लोग होते हैं वे क्या करते हैं, थोड़ा सा किसान को ऋण देकर के उसकी सारी ज़मीन ले लेते हैं, अंगूठा लगवा लेते हैं। हंसती थी उसके जीवन की हरियाली जिनके तन तन से। वो अपने खेतों को देखकर, उसका खेतों का एक एक दिन का उसे इतना प्यारा था, उसे देखकर किसान के जीवन में मानो हरियाली छा जाती थी। उसका मन प्रसन्न हो उठता था। दुर्भाग्य से उसे आज उन्हीं खेतों के अधिकार से वंचित कर दिया गया है। खेतों से वंचित होने से जैसे उसके जीवन से ही प्रसन्नता चली गई है। यहाँ सूदखोरों द्वारा किसानों से उनके खेत छीन लेने के बाद उत्पन्न किसान की दशा का मार्मिक चित्रण हुआ है। लहराते हुए खेत एक सुगत स्मृति बिंब है। जीवन की हरियाली में रूपक अलंकार है। तृण तृण में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। जीवन की हरियाली का हंसना भाषा की लाक्षणिक प्रयोग की अभिष्ट शैली को दर्शाता है। आँखों में ही घूमा करता वह उसकी आँखों का तारा, कारकुनों की लाठी से जो गया जवानी ही में मारा। कवि कह रहे हैं आँखों, किसान का प्यारा बेटा, उसका कलेजे का टुकड़ा, उसके बुढ़ापे का एकमात्र सहारा, जवानी में ही साहूकारों के कारिंदों, सहायकों की लाठियों के निर्मम प्रहार से उसे मारा गया। अपने ज़मीन के लिए उसने संघर्ष किया, विरोध किया, तो जमींदारों के जो पिछलग्गू थे उन्होंने उसे मार दिया गया।
अपने प्रिय बेटे की इस प्रकार की गई क्रूर हत्या का दृश्य आज भी उसकी क्या है, आँखों में उसी तरह ताज़ा है, जो बार बार उसकी आँखों में घूमा करता है। उसकी यादों में उसकी मौत का वो हादसा आज तक उसे उतनी ही पीड़ा पहुँचता है। महाजनों द्वारा किसानों पर किए गए अत्याचार का यहाँ पर कवि ने करुण चित्रण प्रस्तुत किया है। आँखों में घूमना तथा आँखों का तारा मुहावरों का सशक्त प्रयोग हुआ है। बिका दिया घर द्वार महाजन ने नबाज की कौड़ी छोड़ी, रह आँखों में चुभती वह कुर्क हुई बर्दों की जोड़ी। कवि कह रहे हैं कि साहूकारों ने गरीब किसान को दिए गए धन को वसूलने के लिए कौन सा अत्याचार नहीं किया। उसका घर बेच दिया, ब्याज उगाने के लिए उसने किसान के घर संपत्ति सबकी नीलामी कर दी, उसे घर से बेघर कर दिया। अपने ऋण का ब्याज उसने एक एक पाई करके वसूल कर लिया। उसके हृदय में किसान की दीन दशा देखकर जरा भी दया नहीं आई। उसने देखते ही देखते किसानों के प्राणों से भी प्यारी बैलों की जोड़ी भी नीलाम करवा दी गई। तो मालूम है कि किसान को सबसे ज़्यादा प्रिय अपने बैल होते हैं। 2 बैलों की कथा में आपने जो है कक्षा में 9 में ये पहले पढ़ा है। किसान निर्धनता के कारण विवश होकर उनकी नीलामी होते देखते रहा, कर कुछ नहीं पाया। उसकी स्मृति में बैलों की कुर्की का वह दृश्य आज भी उसी तरह जीवित है, जो उसे आज भी कष्ट और टीस देता है। यहाँ कवि ने महाजनों के अत्याचारों से पिसते किसानों की करुण दशा का मार्मिक वर्णन किया है। घर द्वार बिक पाने और बैलों की जोड़ी के कुर्क होने का बिंब अत्यंत करुणापूर्ण है। करुण रस का उदय हुआ है। आँखों में चुभना मुहावरे का सशक्त प्रयोग हुआ है। रह रह में नृत्य प्रकाश है। उजरी उसके सिवा किसी का पास दुहाने आने देती, आँखों में नाचा करती उजड़ गई जो सुख की खेती। यहाँ कवि ने किसान की गाय उजरी, जिससे उसे बड़ा स्नेह था, का वर्णन किया है। उजरी भी उससे इतना स्नेह करती थी, पास दुहाने आने देती, कि वह भी उसे अपने पास दूध दूहने के लिए आने देना चाहती थी। आँखों में नाचा करती उजड़ गई जो सुख की खेती। उसकी आँखों के सामने आज भी वह गाय का स्नेह व्यवहार बिल्कुल स्पष्ट है। उसकी आँखों में स्वयं से बिछुड़ी गाय की विरह वेदना उमड़ उमड़ पड़ती है। उसका तो सारा संसार ही विनिष्ट हो गया है, परंतु यादों पर किसका अधिकार नहीं है, वह तो उसे याद आ ही जाती है। किसान के दयनीय और ममतामय जीवन का अच्छा और सजीव चित्रण कवि ने किया है। भारतीय किसान के लिए गायें परिवार के सदस्य के समान होती हैं। वह उनके साथ भावनात्मक संबंध रखता है। गायें भी उससे मातृ व्यवहार करती हैं। इस तथ्य की सुंदर, स्पष्ट व सरल अभिव्यक्ति हुई है। आँखों में नाचना, सुख की खेती मुहावरों का अच्छा प्रयोग हुआ है। किसी कब दुहाने आने उजरी उसकी आँखों में अनुप्रास अलंकार है। स्वर मैत्री का सौंदर्य भी दर्शनीय है। उजरी उसके में ऊ की आवृत्ति, सिवा किसे में ई की आवृत्ति, दुहाने आने में ने की आवृत्ति, की खेती में ई की आवृत्ति। स्वर मैत्री का उदाहरण प्रस्तुत करती है। बिना दवा दर्पण के घरनी स्वर्ग चली आँखें आती भर, देख रेख के बिना दूध मुही बिटिया 2 दिन बाद गई मर। किसान की पत्नी का यहाँ पर कवि ने वर्णन किया है कि किस प्रकार दवा के अभाव में उसकी पत्नी ने अपनी जान से हाथ धो दिया।
किसान पर धन की इतनी अधिक कमी थी कि वह अपने घर को चलाने वाली पत्नी का ढंग से इलाज भी नहीं करा पाया। स्वर्ग चली आंखें आती भर। पत्नी की मृत्यु के बाद तो जैसे उसकी दुनिया ही उजड़ गई। अक्सर उसकी आंखें उसकी याद में आंसुओं से भर जाती हैं। इतना ही नहीं, देख रेख के बिना दुधमुही बिटिया 2 दिन बाद गई मर। पत्नी की मृत्यु के बाद उसके दूध पर आश्रित उसकी नन्ही बेटी भी बिना देख रेख के 2 दिन बाद वह भी मर गई। इस प्रकार यह दुख भी किसान के लिए एक महान दुख था। पहले पत्नी की मृत्यु हुई और उसके बाद बिटिया की मृत्यु हुई। यहाँ कवि ने किसान की फटेहाली, गरीबी और विवशता का यह दृश्य मनुष्यता को लज्जित करने वाला एवं कारुणिकता के रूप में प्रस्तुत किया है। आंखें भरना मुहावरे का प्रयोग हुआ है। दवा दर्पण में अनुप्रास अलंकार है। पत्नी के लिए घरनी और स्वर्ग के लिए स्वर्ग के प्रयोग परिवेश को जीवंत करते हैं। तत्सम से तद्भव शब्दावली को यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है, जो कि प्रायः ग्रामीण संस्कृति में जिन शब्दों का हम उपयोग देखते रहते हैं। घर में विधवा रही पतोहू, लक्ष्मी थी यद्यपि पतिघातिन, पकड़ मगाया कोतवाल ने, डूब कुएं में मरी। कवि स्पष्ट कर रहे हैं कि उस किसान के घर में मुसीबतों का अंत यही नहीं होता। उस घर में उसकी पुत्रवधू की कथा भी कम हृदय विदारक नहीं है। यद्यपि वह पहले कभी लक्ष्मी और कल्याणी कही जाती थी, परंतु महाजन के आदमियों द्वारा पति के मारे जाने पर भी वह पति की हत्यारिन ठहराई है। यद्यपि पति की हत्या में उसका कोई दोष नहीं, फिर भी थानेदार कोतवाल ने गांव में किसान की रही सही इज्जत मिट्टी में मिलाने के लिए एक दिन पति की हत्या के आरोप में उसकी पतोह को भी थाने बुलावा भेजा। थानेदार ने उसे भी भ्रष्ट कर दिया और बेचारी अपने सतीत्व की रक्षा न कर पाने की लज्जा के कारण कुएं में डूबकर मर गई। इस प्रकार किसान अब पूरी तरह से एकाकी रह गया। अकेले में उसे ये सब घटनाएं पूरी तरह जीवंत दिखाई देती हैं। यहाँ कवि ने किसानों पर होने वाले कोतवाल साहब के अत्याचारों का वास्तविक अंकन हुआ है। आप सभी जानते हैं कि किस प्रकार से पुलिस ही रक्षक होने के बावजूद भी भक्षक बन जाती है। आए दिन आप समाचार चैनलों में, दूरदर्शन प्रसारणों में इस प्रकार की कई उदाहरण देखते आ रहे हैं। पति की हत्या के लिए पत्नी को दोषी मानना भी बस अनपढ़ अज्ञानी किसान के लिए सामान्य सी बात है। इससे समाज की नारी विषयक दृष्टि का पता चलता है। कणुरस का प्रभाव दिखाई देता है। पतोहू, कोतवाल, लक्ष्मी जैसे शब्द ग्रामीण अंचल से लिए गए हैं। ये परिवेश का सफलतापूर्वक निर्माण करते हैं। कुएं में डूबकर मरती स्त्री का बिंब साकार हो उठता है कि किस प्रकार से मजबूरी में एक स्त्री कुएं में कूद मारती है और अपनी जान गंवा देती है, और वो यह कार्य करने के लिए विवश हो जाती है। खैर पैर की जूती जोरू न सही एक दूसरी आती, पर जवान लड़के की सुध पर सुध कर सांप लौटते फटती छाती। पत्नी मर गई तो मर गई, उसका मरना इतना कष्टकर भी नहीं, पर वह जैसी भी पैर की जूती ही तो थी। यहाँ पर जूती कहकर कवि ने यह दर्शाया है कि जिस प्रकार से हम जूता बदल लेते हैं, उसी प्रकार से यदि पत्नी की मृत्यु हो जाए तो पुरुष दूसरा विवाह कर सकता है। पर जवान लड़के की सुध कर, लेकिन अपने जवान बेटे की मृत्यु कारकुनों के द्वारा की गई मृत्यु की याद करते हुए
उसकी पीड़ा मार्मिक पीड़ा के रूप में बदलकर उसे आहत करते रहती है, जो उसके लिए असहनीय है। यहाँ पर कवि ने पैर की जूती कहकर स्त्री कुपेक्षा और तिरस्कार के योग्य माना है, जो कि ठीक तो नहीं, लेकिन यहाँ पर कवि ने इसलिए इस शब्द को प्रयुक्त किया है कि प्रायः जन सामान्य में स्त्री का सम्मान नहीं किया जाता है। इसी को दिखाने के लिए यहाँ पर कवि ने इस शब्द का उपयोग किया होगा। इन सामाजिक सत्य का उद्घाटन हुआ है कि भारतीय परिवेश में बेटा किसी भी पिता के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यक्ति होता है, क्योंकि बुढ़ापे में वही उसका एकमात्र सहारा होता है। सांप लौटना, छाती फटना, पैर की जूती होना, तीनों मुहावरों का प्रयोग अत्यंत मार्मिक ढंग से हुआ है। पिछले सुख की स्मृति आँखों में क्षण भर एक चमक है लाती, तुरंत शून्य में गढ़ व चितवन तीखी नोक सदृश बन जाती। किसान को जब भी अपना पिछला वैभवशाली सुखमय संसार याद आता है, उसकी स्मृति उसकी आँखों में आती है, तब उसे क्षण भर के लिए सुख और आनंद मिल जाता है, उसमें एक चमक आ जाती है। लेकिन दूसरे ही क्षण जब उसे यह नज़र आता है कि यह सब उससे दूर हो गया है, उन स्मृतियों की याद अब उसके लिए एक तीखी नोक सदृश बन जाती हैं, जो उसे बहुत ही दुखी करती हैं। अर्थात किसान का घर द्वार, गाय, पत्नी, पुत्र, पुत्रवधू, पुत्री, सबकी स्मृतियाँ उसे सुख देती हैं, लेकिन वहीं आज वह उसे बहुत बड़ा दुख का कारण बन जाती हैं, क्योंकि वे अब उसके पास नहीं हैं और वह अकेला ही इस संसार में अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। किसान के जीवन का दुखमय पक्ष तो यह है कि यथार्थ जीवन में तो उसे दूसरों से कष्ट मिलता ही रहा है, कल्पना में उसके अपने भी उसे दुख से ही भरते रहते हैं। उसका जीवन दुख की एक लंबी कहानी है। चितवन की उपमा तीखी नोक से दी गई है। यह सुंदर उपमा है। जिस प्रकार से तीखी नोक जो हमें पीड़ा देती है, उसी प्रकार से उसकी यादें उसे पीड़ा दे रही हैं। आशा करता हूँ कि यह वाचन और भावार्थ आपके लिए हितकारी रहेगा। इसी आशा से एक बार आप सभी का हार्दिक धन्यवाद।